दोस्तों, एक पति पत्नी होते हैं। पत्नी जो होती है बहुत एटीट्यूड वाली होती है, बहुत घमंडी होती है। और पति जो होता है बहुत सीधा साधा होता है और गरीब होता है। लड़की जो होती है अमीर घर की होती है, अपने आप को बहुत लगाती है। और जब उसकी शादी हो जाती है तो अपने घर आती है तो एक काम नहीं करती है, न तो खाना बनाती है, न कपड़ा धुलती है, न झाड़ू पोछा, कोई काम नहीं करती है। एकदम घमंड में चूर रहती है और केवल खा करके दिन भर मौज मस्ती करती रहती है। इतनी अमीर घर की होती है। उसका हस्बैंड जो होता है वो बहुत समझाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वह हमेशा लड़ती रहती, झगड़ती रहती थी और किसी को भी कुछ नहीं समझती थी। न तो अपने पति को कुछ समझती थी, न अपने सास ससुर को कुछ समझती थी। किसी को वह कुछ समझती ही नहीं थी। इतना उसको घमंड हो गया था कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो मेरा राज चलेगा और किसी का राज नहीं चलेगा। मेरे मायके वाले इतने अमीर हैं, इतने मजबूत हैं कि तुम लोगों को एकदम नौकरानी बना के रखेंगे। दोस्तों, यह कहानी बिजनौर ज़िले की है, जो कि एक रियल स्टोरी है। यह बहुत ही अच्छी कहानी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, वीडियो अगर देखते हैं तो एक लाइक कर दीजिए करिए। एक लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। पूरा सुनिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। एक पति पत्नी का तलाक हो जाता है। दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। लड़के का नाम सुधांशु होता है और लड़की का नाम रिया होता है। सुधांशु काफ़ी पढ़ा लिखा होता है, मिडिल क्लास से रहता है। और लड़की जो बड़े घर की होती है, वो पढ़ी लिखी, दोनों पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन लड़की बहुत ही घमंडी रहती है। वह अपने पति को कुछ नहीं समझती है, सास ससुर को भी कुछ नहीं समझती। वह घर का सारा काम एकदम करती ही नहीं। जो सास रहती है उसका खाना बनाती है, झाड़ू पोछा सब वही करती है। पति बहुत सीधा होता है, वह कुछ नहीं बोलता, लेकिन यह सब देखता रहता है और अपनी पत्नी से कहता है कि ये जो तुम कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो। लेकिन वह कहती है कि मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ सब समझदार हूँ। दिन भर वह मोबाइल देखती, मौज मस्ती करती और इनसे उनसे बातें करती रहती। खाना खा लेती, खाना खाने के बाद अपना बर्तन भी नहीं धुलती थी। लेकिन लड़के के माँ बाप जो होते हैं बहुत ही सीधे होते हैं। वह किसी से कोई शिकायत नहीं करते हैं। कहते हैं चलिए बहू है, सुधर जाएगी, बाद में समझ आ जाएगा, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। और लड़की की माँ जो होती है वह उसको हमेशा फ़ोन पे चढ़ाती रहती है, कहती रहती है बेटी कोई काम मत करो, कोई अगर कहेगा तो हमसे बताना। वह एकदम दिन भर अपनी माँ से बातें करती रहती है। और लड़का भी एकदम शरीफ होता है, सीधा साधा होता है, कुछ नहीं बोलता है। कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। लेकिन एक बार ऐसी बात आ जाती है कि लड़की की माँ, लड़की की भाई भाभी सब आ जाते हैं और झगड़ा करने लगते हैं। लड़के के माँ बाप को भला बुरा गालियाँ देते हैं। कहते हैं हमारी बेटी इतनी सीधी सादी है, तुम लोग उसको जो है नौकरानी बना के रखोगे। बात यहाँ तक आ जाती है कि लड़का उसको तलाक देने पे मजबूर हो जाता है। कहता है कि मैं इसको नहीं रखूँगा, मैं तलाक लेना चाहता हूँ। लड़की भी कहती है हाँ मुझे तलाक दे दो। यह बात कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोर्ट में जाने के बाद फैसला होता है, दोनों तलाक हो जाती है और लड़की अपने मायके चली जाती है। लड़का उसको तलाक में काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं। गरीब तो रहता ही है, पैसा उतना होता नहीं, लेकिन किसी से कर्ज ले करके पैसा दे देता है। देने के बाद वह चला जाता है दिल्ली, एक छोटी मोटी नौकरी करने लगता है और उसी नौकरी से पूरे कर्जे को वह भरता रहता है। काफ़ी समय बीतने के बाद एक दिन की बात है कि इधर लड़की के घर जब लड़की जाती है वहाँ पर पैसे लेकर के, तो उसकी माँ, उसकी भाई, उसकी भाभी सब खुश होते हैं कि हाँ पैसा लेके आई है। उसका पैसा उन लोगों ने मांग करके आलीशान घर बनवा लिया एकदम, ताकि हाँ कोई देखे कि हाँ, और पैसे वाले भी थे, उसका सारा पैसा खर्च कर दिए। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना कि मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होता है। अगर मायके में लड़की चली जाए तो धीरे धीरे उसकी इज्जत घटने लगती है।
और ससुराल में चाहे जितना दिन रहो लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मायके में आपके सामने नहीं कहेंगे लेकिन आपके पीठ पीछे ज़रूर आपकी बुराई करेंगे। इसलिए आप लोग को हम यही नसीहत देते हैं, यही कहते हैं कि मायके में ज़्यादा दिन ना रहें। ससुराल में चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे जो भी हो, लेकिन रहे तो ससुराल में ही रहे। हाँ, जब बर्दाश्त के बाहर हो तभी जाना चाहिए, उसके पहले अपना घर नहीं छोड़ के जाना चाहिए। पति पति होता है, आप लोगों को ज़िंदगी बनाने वाला पति ही रहता है। मायका आज है, कल का आपके माँ बाप नहीं रहेंगे, भाई भाभी किसी के नहीं होते, वो आपको धक्के मार के बाहर कर देंगे, आप कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए अपना घर बना रहेगा तो दुनिया भी आपको चाहेगी। जब आपका घर ही खराब रहेगा तो आप कहीं के नहीं रहोगे। और एक बार की बात है कि लड़की की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है और गंभीर एक्सीडेंट होता है। वह हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। 3-4 दिन एडमिट होने के बाद उनका मृत्यु हो जाती है और वह मर जाती हैं। फिर जब उनका दाह संस्कार हो जाता है कुछ दिन बाद, अब लड़की को कोई भी देखने वाला नहीं था। अब लड़की अकेले पड़ गई। पिता तो पहले ही चल बसे थे, भाई भाभी थे, भाई भाभी किसी के नहीं होते। अब उसके पास कुछ पैसा भी नहीं बचा। अब वह लड़की करती तो क्या करती। अब भाभी उससे घर का सारा काम करवाती, खाना बनवाती, कपड़े धुलवाती, झाड़ू पोछा, और खाना भी टाइम पे नहीं देती। यह बात जब यह सब देखने लगी तब जाके उसकी बुद्धि खुली कि मैंने बहुत बड़ा कदम मैंने बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है और ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं घर अपने ससुराल में थी, ठीक थी, लेकिन मेरी माँ, मेरी भाभी ने मुझे फ़ोन कर कर के इतना चढ़ाया कि आज मैं कहीं की नहीं बची। तो यह सोचते सोचते वह एक दिन घर से भाग जाती है और भागकर हरिद्वार में जाती है। वहाँ पर साध्वी का रूप लेकर के भगवान का भजन करने लगती है और वहीं भगवान के भजन में लीन हो जाती है। और उधर सुधांशु होता है, वह दिल्ली में नौकरी करता है। एक बार वह सोचता है कि चलो हरिद्वार घुमाते हैं। वह हरिद्वार जाता है घूमने और वहीं साध्वी जिसका नाम रिया होता है वह भी और साध्वियों के साथ प्लेटफार्म पर बैठी होती है। कहीं से सामूहिक बुलावा आता है कि सभी लोग आना है, वहाँ पर प्रवचन सुनाना है, कुछ काम होता है, वहीं के लिए वो लोग जाने के लिए प्लेटफार्म पर बैठी होती हैं। इतने में ट्रेन आती है। ट्रेन से सुधांशु उतरता है और वहीं पर रिया बैठी होती है और साध्वियों के साथ जब रिया देखती है सुधांशु को तो वह पहचान जाती है कि ये तो सुधांशु है। तो सुधांशु उतरता है और उसकी निगाह भी रिया पर पड़ जाती है और वह देखकर भौचक्क रह जाता है। कहता है ये तो रिया है, लेकिन नहीं, ये रिया नहीं हो सकती। रिया तो एक अमीर घर की लड़की है, ये ऐसा नहीं हो सकती। मेरा गलतफहमी है, मुझे देखने में ही यह गलत लग रहा है। दोस्तों, रिया सुधांशु को जब बेंच पर बैठे हुए देखती है तो रिया आती है, सुधांशु से कहती है आप सुधांशु हो? तो सुधांशु कहता है हाँ। तो वहीं बैठ जाती है रिया और उसके पैर को पकड़कर रोने लगती है। कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो सुधांशु कहता है आखिर बात क्या है, तुम्हारे माँ कैसी है, भाई कैसे हैं और भाभी कैसी है। तो सारी बात बताने लगती है और कहती है कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया और वह मर गई, अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरे भाई भाभी मेरी इज्जत नहीं करते थे, मुझसे सारा काम करवाने लगे और तब मेरे समझ में आया कि मेरा ससुराल ही ठीक था, मायके में एकदम इज्जत ही नहीं है। तब मुझे कुछ सुझाई नहीं दिया और मैं किसी से शादी भी नहीं करना चाहती थी। मैं यही सोचती थी कि मेरा वही पति अच्छा था, वही घर अच्छा था, लेकिन मैं अब जाऊं तो कैसे जाऊं, मेरा तो तलाक हो चुका है, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा। तब जाकर के मैंने ये साध्वी का रूप धारण कर लिया और हरिद्वार में आकर भगवान के भजन करने लगी। 2 रोटी मिलने लगे, वही खाती हूँ, भगवान के भजन में जुट जाती हूँ।
तो सुधांशु से रिया पूछती है कि आपने शादी कर ली? तो सुधांशु बोलता है कि मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया था कि मैं वही कर्जा अभी भर रहा हूँ, अभी शादी नहीं की हूँ, अभी मैंने शादी नहीं किया है, अभी सारा कर्जा लदा हुआ है, पहले उस कर्जा से मुक्ति तो मिल जाए। तुमने तो तलाक ले लिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन तुमने तलाक में मुझसे इतने पैसे लिए कि मैं कहाँ से दे पाता। लोगों से कर्जा लिया तब जाके तुम्हारा पैसा दिया, अब कर्जा पूरा भर लूँगा तभी तो शादी करूँगा। तो रिया कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने सास ससुर की सेवा करना चाहती हूँ, मुझे अपने घर ले चलिए। तो सुधांशु कहता है कि मैं तो दिल्ली से आया हूँ, फिर दिल्ली ही जाऊँगा, अभी घर में नहीं जा रहा हूँ, और अभी मैं जब घर जाऊँगा माता पिता से पूछ लूँगा तभी मैं तुमको ले जा सकता हूँ, उसके पहले मैं नहीं ले जा सकता। तो रिया कहती है कि मैं आपका इंतज़ार करूँगी, आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मुझसे जो गलती हुई है मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी। तो वह सुधांशु अपना नंबर देता है और फिर दिल्ली चला जाता है और कहता है कि मैं आऊँगा। तो अपने घर जाता है, अपने माता पिता से कहता है, सारा कर्जा जब दे लेता है तो उसके माता पिता कहते हैं बेटा अब शादी कर लो, कितना दिन ऐसे रहोगे, अब हम लोगों की भी उम्र ढल चुकी है, हम लोग का कोई भरोसा नहीं है। तो सुधांशु कहता है अपनी माँ से कि माँ रिया मिली थी। तो माँ बोली कि वो क्या उसकी शादी हो गई है? तो सुधांशु बोलता है नहीं, अभी वो शादी नहीं की है, बहुत रो रही थी और अपने किए पे बहुत पछता रही थी और कह रही थी कि मैंने जो किया अपनी माँ और अपनी भाभी के कहने पर किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत झेल रही हूँ, मेरे भाभी ने मुझे मार कर घर से बाहर निकाल दिया, मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया और वह मर गई, अब मुझे आप अगर घर ले चलते हैं तो मैं चल सकती हूँ आपके साथ और आपके माता पिता की सेवा कर सकती हूँ। तो माँ बोली ठीक है, जब वह कह रही है तो उसको लेके आओ। एक कहावत है, अगर सुबह का भूला कोई अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, अगर वह कह रही है तो उसको लेके आओ। तो फिर जाता है, फ़ोन करता है और वहाँ से उस जगह पर बताता है, रिया आती है और उसको ले कर के वह घर आता है। जैसे ही देखता है अपनी सास ससुर को रिया देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है, इतना रोती है कि अब क्या कहा जाए। और उसके सास ससुर कहते हैं बेटी चलो चुप हो जाओ, जो किया तुमने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, किसी के कहने पर किया है, ठीक है अब गलती मान रही हो, अब सुधर गई हो तो रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो भी अपने बेटे से कह रहे थे बेटा कब तक ऐसे रहोगे, शादी कर लो, हम लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कब तक जिएंगे कब तक नहीं जिएंगे। और दोस्तों वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। और ऐसी कहानियाँ बहुत सी होती हैं, कोर्ट कचहरी में ऐसे केस बहुत चल रहे हैं। लोग देखते होंगे कि किसी की सास खराब है तो किसी का पति खराब है, किसी की बीवी खराब है, बहुत से केस ऐसे चलते हैं। अगर आप दूसरी भी शादी कर लेंगे तो वो अच्छी मिलेगी कि ख़राब मिलेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जहाँ पहली शादी होती है अगर वो अच्छा है, अगर वो सुधर गया हो तो उसी को ही अपना लेना चाहिए। और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को टार्चर करना नहीं है। हम तो कहते हैं कि जागरूक बनिए, सतर्क रहिए, इन सब चीज़ों से अनजान मत बनिए, जो हकीकत है उसको देखिए, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको सुधारने की कोशिश करो। अब एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।